और अब आइए बात करते हैं सबसे पहले भारत, ट्रंप और टैरिफ की। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाकर भारत पर जितना प्रेशर बनाने के प्रयास किए, भारत उतना ही मजबूती से जवाब भी दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे ट्रंप के टैरिफ बम का गुब्बारा फोड़ा, हम आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन आज की खबर यह है कि कल से ट्रंप का वो जो 25% वाला एक्स्ट्रा टैरिफ था, उसको अगर 25 पहले वाले में जोड़ दें, मतलब टोटल 50% का टैक्स, ये टैरिफ बम एक्टिव हो जाएगा। मतलब आज मिडनाइट से भारत से अमेरिका जाने वाले सारे प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगना शुरू हो जाएगा। केवल जो यहां से पहुंचेगा वो नहीं, उनके वेयर हाउस में भी अगर कोई सामान रखा है भारत का पहले से उस वेयर हाउस से भी अगर वो बाहर निकलेगा तो उसमें 50% टैक्स लग जाएगा। ये आज रात 12 बजे से शुरू होगा। ट्रंप ने 7 अगस्त को भारत पर ये 25% टैरिफ लगाया था, जिसके ऊपर 25% पेनल्टी जोड़ी थी कि हम रूस से तेल खरीदते हैं और रूस उसके हथियार खरीदता है और रूस उससे फिर यूक्रेनियों को मारता है, तो हम पर युद्ध में आहुति देने का इल्जाम लगा करके उन्होंने ऐसा किया। प्रधानमंत्री मोदी 2 बार कह चुके हैं भारत झुकेगा नहीं, भारत समझौता नहीं करेगा। अब उन्होंने कल भी ट्रंप को सीधा सीधा और करारा जवाब दिया। कल वो अहमदाबाद में थे और उन्होंने कहा कि मैं अपने किसानों को, पशुपालकों को, डेयरी संचालकों को और छोटे उद्यमियों को साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपके हित से किसी भी हाल में कोई समझौता मैं नहीं करूंगा, चाहे दुनिया कितना भी दबाव हम पर बना ले, भारत किसी प्रेशर में नहीं आएगा। दुनिया में आर्थिक स्वार्थ वाली राजनीति सबको अपना करने में लगा है, उसे हम भली भांति देख रहे हैं। लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगे। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और मैं गांधी की धरती पे से बोल रहा हूं, मेरे देश के लघु उद्यमी हो, किसान हो, पशुपालक हो, हर किसी के लिए मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। अब इससे खरी खरी साफ साफ बात वो क्या कहेंगे। टोन बेरिंग आपको बताया, पहले 2 बार बोल चुके हैं, लाल किले से भी बोल दिया था, लेकिन इस बार जो कल बयान दिया, ये वाली टोन थोड़ी और पैनी थी। त्रिपाठी जी, तो सीधा जवाब है ट्रंप को ये। नहीं, मुझे लगता है कि एकदम दुरुस्त बात है और 140 करोड़ देश के जो उसकी जनता की ताकत है, वो प्रधानमंत्री के शब्दों में, उस भाषा में दिखनी चाहिए और वो दिख रही। और देखिए, ट्रंप का मसला बड़ा विचित्र है। ट्रंप साहब क्या है, कहते हैं हर दूसरे 7 देशों के साथ हमने युद्ध रुकवा दिया। अरे नहीं, वैसे तो 10 के साथ रुकवाया था, 7 के लेकिन पक्का मान लीजिए। फिर वो कहते हैं दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए कहते हैं कि हम किम जोंग उन बड़े अच्छे आदमी, उनसे मिलेंगे, तो वो मजाक कर देते हैं। तो कुल मिला के क्या है कि ट्रंप की जो सीरियसनेस नहीं है, उसको थोड़ा सा और इंगित करने की कोशिश है। ट्रंप लगातार जो काम कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं 50% टैरिफ। अभी आपने कहा कि वहां के वेयर हाउस में लग जाएगा। अभी आज मैं खबर देख रहा था और उस खबर में क्या है, दरअसल अमेरिकियों का संकट बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिकन कंज्यूमर्स पे द कॉस्ट ऑफ अमेरिकन टैरिफ, यानी जो ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं उसका भुगतान कौन कर रहा है? अमेरिकी कंपनियां और अमेरिका के लोग। पहले हमारी बात, हमें आज रात से कितनी परेशानी होने वाली है? नहीं, निश्चित तौर पर परेशानी होगी। हमारे कई ऑर्डर रुक जाएंगे, हमारी जो ऑर्डर बुक होगी वो कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं हुआ कि हम उनकी इस धमकी के दबाव में आ जाएं और डर जाएं। और दूसरा, फिर मैं कह रहा हूं, एप्पल ने आज बोला, दूसरी कंपनियां आज बोल रही हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान रुके नहीं है। इसका मतलब ये कि उन्होंने इसको डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। इसमें 2-3 एलिमेंट्स और हैं इसके, क्योंकि आप भी ये जानना चाहते हैं ना कि हमें क्या नुकसान होगा, हम पर कितना असर पड़ेगा। सर, अभी S&P ने हमारी रेटिंग जो है, क्रेडिट रेटिंग, वो BBB- से BBB कर दी। अभी फिंच की रेटिंग आई, उसने BBB- रेटिंग बरकरार रखी। लेकिन दोनों ने ये कहा अपने असेसमेंट में कि इन अतिरिक्त टैरिफ का भी भारत की ग्रोथ पर इंपैक्ट
नेग्लिजिबल इम्पैक्ट रहेगा। और इस IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उन्होंने भारत के रिजर्व बैंक का जो भारत की इस साल ग्रोथ का जो अनुमान है 6.5% का, वो भी उसको मान रहे हैं, मतलब उन्होंने उसको भी डाउनग्रेड नहीं किया है। देखिए इसमें वो कह रहे हैं भारत सह जाएगा। सह जाएगा भारत। आपने प्रधानमंत्री जी की बात की कि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार इस पर चर्चा कर दी है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, भाषण तो देना अलग बात है, लेकिन वो उसकी तैयारी में भी लगे हुए, और जो वो बात कर रहे हैं वो भी देश को तैयार करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये कह देना कि यहाँ हम बैठ के कहते हैं कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जानते हैं कि क्या फर्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला। इसलिए वो बार बार देश को तैयार करने की बात कर रहे हैं। जो स्वदेशी की बात वो कर रहे हैं, इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, वो तैयारी, क्योंकि उनको समझ में आया कि इस रास्ते से निकलने का जवाब देना पड़ेगा, केवल बचाव। लेकिन आज हमारा एक्सपोर्टर तो आज परेशान होगा। एक्सपोर्टर जाहिर है परेशान होगा, एक दिन में तो ये काम नहीं हो जाएगा। और ये मान लेना कि नहीं, केवल हम इस बात से खुश हैं कि अमेरिका को महंगा मिलेगी आपका सामान, इससे कोई फर्क बहुत बड़ा नहीं पड़ने वाला। हमारा एक्सपोर्ट एक कैच बताना जरूरी है। एक्सपोर्टर को आज से मुश्किल होगी, लेकिन ये जो पिछली तिमाही बीती है अप्रैल मई जून वाली, इसमें 21% एक्सपोर्टर हमारा ज्यादा माल वहां डंप करके आया है। तो ये भी समझ नहीं, वो ठीक है, लेकिन अब उसको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। उसको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी, सारे प्लान। और इसीलिए लेकिन मैं एक चीज जरूर का ये समर्थन, ये चीज आप देखिए, इंडिया टीवी विदेशों में भी देखा जाता है, तो खासकर विदेशों में जो लोग देख रहे हैं वो देखें और इस बात को जरा करें अपने आसपास के लोगों से। ट्रंप कितना दोहरापन दिखा रहे हैं इस वक्त, कितना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। ट्रंप ने अभी आगे 2-3 उनके और बयान में आपको सुनाऊंगा, उसमें एक बार उन्होंने कहा कि मैंने जंगें रुकवा दी। इस बार पहले कह रहे थे वहां 5 जहाज गिर गए थे, 4 जहाज गिर गए थे, वो 7 पर आ गए, क्योंकि अब भारत ने भी कह दिया हमने इनके 6 जहाज गिराए हैं, तो अब वो टोटल 7 बताते हैं। उसी में आगे उन्होंने क्या कहा, आगे उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो राष्ट्रपति था यानी कि बाइडेन, तो बाइडेन को कुछ मालूम नहीं था, उसने रूस को, हमको जो है युद्ध में धकेल दिया रूस के साथ, मतलब यूक्रेन के पीछे खड़ा कर दिया, और हमारा अरबों रुपया लग गया, 300-350 बिलियन डॉलर उन्होंने कुछ बताया कि इतना बिलियन डॉलर हमारा चला गया युद्ध के अंदर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं नेटो को हथियार बेच रहा हूं, मैं यूक्रेन को हथियार बेच रहा हूं, और हम उससे मुनाफा कमा रहे हैं। तो ट्रंप प्रॉफिटरिंग कर रहे हैं इस युद्ध से, या भारत कर रहा है? भारत तो तेल खरीदकर दुनिया को बेच रहा है, और दुनिया में तेल के दाम स्टेबल रहे, यह काम अमेरिका नहीं भारत से करने के लिए कहा। यह बात भारत के विदेश मंत्री खुलकर कह चुके हैं। ट्रंप तो हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं, और तेवर हम पर। आप सुन लीजिए वो बात। We spend no money on Ukraine anymore. We were getting fleeced by a president that didn't know what he was doing. To be honest, I don't blame Ukraine. I mean, if they come and ask for $100 billion, then they get it. But we were in for $350 billion. Now, we make money. I don't want to make money on Ukraine. I want the war to end because I want to save all those lives. I want to just say, but just so you understand, we're no longer losing money on that thing. We were losing money hand over fist. And now we don't lose any money. Now we sell weapons to NATO. शर्म भी नहीं आती, मतलब इस वक्त अमेरिका जो कर रहा है वो हथियार बेच के पैसा कमा रहा है भाई युद्ध में। अरे आज की बात थोड़ी है सौरभ जी, नहीं, हमसे फिर किस बात का वो कर रहा है उड़ाना? अमेरिका का तो ये पुराना हिसाब किताब है कि हथियारों की जो इंडस्ट्री है, वहाँ आर्म्स इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ी है, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है वो आर्म्स। इसीलिए दुनिया में कहीं शांति कहाँ होती है, शांति हो जाए तो हथियार बिकने बंद हो जाएंगे। और इसीलिए अब देखिए ट्रम्प साहब जो है, उनका डबल स्टैंडर्ड तो आपने बता ही दिया कि भारत, हमें तो इस बात का हमें धन्यवाद देना चाहिए ट्रंप को कि उन्होंने भारत को इतनी बड़ी भूमिका में ला दिया कि यूक्रेन और रूस का युद्ध जो है वो भारत उसमें उनके हिसाब से वो महत्वपूर्ण है, तो है महत्वपूर्ण भारत। अब ये जो इन्होंने दिया कि टैरिफ लगा देंगे, देखिए उन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, अब हमारे सामने चारा क्या है? 2 ही चारे हैं, या तो हम गिड़गिड़ाएं और या हम तन के खड़े हों। तो भारत ने तन के खड़े होने का रास्ता अपनाया है कि भाई ठीक है, हम देखेंगे, हम सेल्फ रिलायंस होंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे, थोड़ा तकलीफें आएंगी, झेलेंगे। पहले भी हम खड़े हुए हैं, जब 74 का पोखरण हुआ तब भी खड़े हुए, अटल जी के समय पोखरण हुआ तब भी खड़े हुए, जब भी हमारे ऊपर ये ऐसी स्थितियां आई हम खड़े हुए तन करके, और दुनिया को दिखाया, फिर दिखाएंगे। तो मुझे लगता है, और भारत का जो एक्सपोर्टर है उसका थोड़ा शुरुआती नुकसान होगा भाई। मेरे लिए बहुत आसान है कहना है आपके लिए, लेकिन जो जिसको आर्थिक चोट लगेगी उसके लिए तो तकलीफ है, लेकिन सरकार कुछ रास्ता निकाल मेरा भाई एक्सपोर्टर है, मुझे पता है क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन सरकार शायद कुछ उनको राहत देने के लिए कुछ रास्ता निकाल रही है, कोई फंड वगैरह बना रही है। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा था जी,
बना दिया है फंड उन्होंने। 25,000 करोड़ का हाँ, अगले इसमें फंड 6 बनाया साल है, का प्लान। तो सरकार भी राहत देगी, जैसे कोविड में दी गई थी राहत। तो मुझे लगता है कि ये समय है, और ट्रम्प, हो सकता है ट्रम्प साहब को भी मजबूर होना पड़े कल को। अरे सर, आगे भी ट्रम्प की एक दो वापस बात ले मैं सुना रहा हूं, आपने कमेंट आप दीजिएगा। एक बात मैं आप बस जोड़ दूं, ये जो चीन को जो छोड़ रहे हैं, अब ये चीन को धमकी दी इन्होंने, जैसे अभी बताता हूं आपको मैं, कह रहे हैं हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं गाँव है, हाँ। और मैं अगर ये कार्ड चल दूंगा तो चीन बर्बाद हो जाएगा, मैं इसीलिए ये करना नहीं चाहता, मैं अपने पत्ते नहीं खोलूंगा। तो सुनिए, वो चीन को, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को, जो बहुत पीछे नहीं है अमेरिका से, उसको कैसे धमकी दे रहे हैं। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. वो कह रहे मैं चाहूं तो हम चाइना को बर्बाद कर दूं। तेल वाली बात पर एक बात बस समीर जी और मैं ऐड कर देता हूं, हम रूस से तेल खरीदते हैं तो हम पर 25% टैरिफ, चाइना हमसे ज्यादा रूस से तेल खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ नहीं। खुद गैस खरीद रहे हैं। चाइना ईरान से भी तेल खरीदता है, वो प्रतिबंधित है, सैंक्शनड है वो, लेकिन वो उससे खरीदता है। हमने खरीदना बंद कर दिया जब से ईरान पे सैंक्शंस लगी। रूस के तेल पे कोई सैंक्शंस नहीं है, तब भी हम पर टैरिफ है और चाइना पर नहीं। सर देखिए, मुझे लग रहा है कि आज अमेरिका की पूरी जनता ट्रम्प को राष्ट्रपति के रूप में चुनकर अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही होगी। वो सोच रही होगी कि हमसे बहुत ऐतिहासिक गलती हो गई कि हमने ट्रम्प को देश का राष्ट्रपति बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति का एक जो सम्मान होता था कि भाई एक विकसित देश के, सबसे बड़े देश के, सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति, वो दूसरे के तमाम दूसरे जो कमजोर मुल्क थे, जो अविकसित देश है, जो विकासशील देश है, उनका हाथ पकड़कर उनको आगे लाने के लिए वो राष्ट्रपति कोशिश करते थे। और ट्रम्प तो वो सब छोड़ के एक प्रकार से ट्रेड डीलर, आर्म डीलर बन गए, एक इंडस्ट्रियल बन गए। हर जगह वो हिसाब किताब देख रहे कि कितना पैसा कमाया। जेलेंस्की को भी लगा कि भाई ये तो व्यवसाय करते, तो उसने कह दिया मैं आपसे हथियार खरीदूंगा। हमने कहा ठीक है, इतने लाख करोड़ का ऑर्डर दे दो, मैं आपके सपोर्ट करूंगा। तो अब ट्रम्प पूरा अमेरिका को एक व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अमेरिका की जनता भी इस बात को समझ रही होगी कि 3.5-4 साल जब तक ये ट्रम्प रहेंगे तो अमेरिका को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत तो ठीक है कि भारत तो एक बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है। भारत सारे संकटों से निकला, ये कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। इससे बड़े बड़े संकट भारत से निकले। और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न हम थकने वाले, न रुकने वाले, न झुकने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने सारी तैयारी करके रखी हुई है। हमें जो असर होगा हम उससे तो उभर जाएंगे, ठीक है, लेकिन अमेरिका का क्या होगा ये अमेरिका को सोचना चाहिए। लेकिन कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं जो ट्रम्प ही कर सकते हैं, जैसे किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर, उसके साथ दोस्ती करना। दुनिया में कितने लोग कह सकते हैं कि किम जोंग उन मेरा दोस्त है? एक है पुतिन, दूसरे ये, तीसरा तो मुझे याद आता नहीं। शी जिनपिंग कह सकते हैं। शी जिनपिंग, और वो आदमी ऐसा है, वो कहीं हवाई जहाज से भी नहीं जाता, आपको मालूम है? वो ट्रेन से जाता है जहां जाता है, आसपास जहां भी जाना होता है। चाइना और रशिया दोनों उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो ट्रेन से ही चलता है आदमी। ट्रम्प भी वहां गए तो शायद ट्रेन से ही गए थे, ट्रम्प मिल के आए उससे। अब इन्होंने किम जोंग उन की बात की, बगल में कौन बैठा था? साउथ कोरिया का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के सामने किम जोंग उन की तारीफ कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उससे मिल के आया, मेरी उससे बड़ी अच्छी दोस्ती है, मैं उससे बहुत सी ऐसी बातें करता हूं मैं जो आपको बता भी नहीं सकता। ये बातें ट्रम्प कह रहे हैं और मेरे मन में बड़ा सम्मान है किम जोंग उन के लिए, जिसने दुनिया से स्मगलिंग और चोरी करके न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं और न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली मिसाइलें बनाई हैं। उसमें आपके पड़ोसी पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए बड़ा सम्मान है ट्रम्प के मन में। Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. And when I came in, I didn't know him. We had 2 summits, but we became very friendly. Respect. It was great respect. And it was not going to be that way had... We'll arrange a meeting between you and Kim Jong-un. Would you like that? That's a very tough question right now. I don't know where that question is leading. Anyway, look, I get along great with Kim Jong-un, and if whatever I can do, having to do with South Korea and getting people together, you should get together, right? आगे इन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो किम जोंग उन से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, और वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो उस आदमी ने अपने जीवन में की थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए और 2 सवाल के बाद किम जोंग उन कहता इनफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म। उसने इतना ही कहा इनफ। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने बोला हाँ कि हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि किसी दिन वहां भी ट्रम्प टावर बनेगा।
और वहां भी आप जाके नॉर्थ गोल्फ कोरिया खेलेंगे नॉर्थ कोरिया में। सही बात है। नॉर्थ कोरिया जो जाना जाता है घोस्ट सिटी के लिए जाना जाता है, वहां रहता कोई नहीं, सिर्फ साउथ कोरिया को दिखाना है। अब सर आप जरा कुछ गर्व महसूस करने वाली खबर आपको मैं दे रहा हूं। इंडियन नेवी को आज 2 नए युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी मिलने जा रहे हैं। ये आज कमीशन हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत में बनाए गए हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये दुश्मन की रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहते हैं। दोनों युद्धपोतों की तैनाती से इंडो पैसिफिक एरिया में नौसेना की ताकत बढ़ेगी। आईएनएस हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इसका नाम पुराने आईएनएस हिमगिरी से लिया गया है। आईएनएस उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड बिल्डर्स ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है। सिर्फ 37 महीनों में यह जहाज बना है। इससे पहले 18 जून को देश के पहले एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट आईएनएस अर्नाला का भी कमीशन हुआ था। इसे विशाखापट्टनम के नेवी डॉकयार्ड में बनाया गया था। अब इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, और उन्होंने कुछ कविताओं की बात की और उन्होंने बताया, कुछ प्रतीकों से संकेतों में बताया कि शांति अगर चाहिए तो आपको ताकत भी पैदा करनी पड़ेगी। शांति अगर चाहते हो तो युद्ध की तैयारी रखनी पड़ेगी। India has been a land of Gautam Buddha, Mahavir Jain and Mahatma Gandhi, all champions of non-violence. We also have ancient scriptures about war. Mahabharata, the longest running epic ever written in the world, was about almost like a global war. It's about a just and righteous war. India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. I think peace without power is utopian. And over here, I like to quote a Latin quote which goes like this: "Si vis pacem para bellum," which translates, "If you want peace, prepare for war." This is also aptly captured in the poem of Ramdhari Singh Dinkar, that's Shakti and Shaba, in which he says that Shama Shobhti us bhujan ko जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विश्रहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। आई थिंक दिस इज। अब इस खबर में 2 बातें हैं। एक तो भारत की अपनी आत्मनिर्भरता, जो दोनों वॉरशिप्स आज कमीशन हुई हैं भारत में निर्मित हैं, भारतीय टेक्नोलॉजी से भारत के इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने बनाई हैं। और उसके बाद जो कहा सीडीएस साहब ने कि ताकत हो तब शांति आती है। जिसके गट्टे में ताकत है उसकी है वसुंधरा, देकर शीश आशीष मिले हैं यही विश्व की परंपरा। तो सीडीएस का संदेश साफ है। उन्होंने गौतम बुद्ध का नाम लिया, भगवान महावीर का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया, और भी नाम लिए, नानक का नाम लिया जा सकता है। तो भारत उनकी धरती है, लेकिन भारत फिर परशुराम, अर्जुन और भीम और राम के, कृष्ण की भी धरती है। तो दोनों शांति और युद्ध। तो वो जो रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी उन्होंने पढ़ी, और ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सीधा उदाहरण है इसका ना, कि हमने उनको बता दिया कि भाई आप उलझो मत हमसे, और उलझो झेलो। और मुझे लगता है ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान, देखिए हम लोग पाकिस्तान को बहुत बढ़ा चढ़ा पेश करते हैं। भारत के सामने जो दूसरी ताकतें भी है ना, चीन को आप भले आज हमारे रिश्ते बड़े अच्छे बन रहे हो, लेकिन हमारा है तो प्रतिद्वंदी हो, तो उसके लिए भी संदेश है एक तरह से कि भाई इतना हमें कमजोर मत। और ये शिप बिल्डिंग कैपेसिटी हमारी जो जिस रफ्तार से बढ़ रही है, जरा इस साल मेरे ख्याल में 1 शिप और कम से कम जो है वो कमीशन हुई है। अब मैं आपको एक और खबर, शायद इसी पर हम लोग चर्चा कर पाए आज के प्रोग्राम में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में पाकिस्तान ने एक बात कही, बात करने लायक है। पाकिस्तानी राजदूत असीम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि मुसलमानों को आतंकवाद के नाम पर निशाना बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की आतंकवादियों की जो भी लिस्ट है उसमें सारे मुसलमान क्यों हैं, उसमें एक भी नॉन मुस्लिम क्यों नहीं है। यह दोहरा रवैया है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी है। It is not understandable and is indeed unacceptable that every name on the Security Council's terrorism list is Muslim, while terrorists and violent extremists elsewhere escape scrutiny. There is no non-Muslim in the lists.
अब पाकिस्तान है वो मुसलमान की बात करेगा, कोई आश्चर्य नहीं है इसमें, करे, लेकिन जो सवाल उन्होंने उठाया है उस पर क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी बोलिए। नहीं, मुझे तो पता नहीं, आपने बताया ना होता कि ये पाकिस्तान के राजदूत यूएनएससी में बोल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि भारत का कोई विपक्षी नेता बोल रहा है। वो भी तो यही कहते हैं ना कि मुसलमानों को ही आप आतंकवादी क्यों कहते हो, मुसलमान को क्यों कहते हो, और बहस चलती है कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। सवाल यहाँ ये होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान को यह जवाब देना चाहिए था कि हमारे यहां जो आतंकवादी मुसलमान हैं, हम उनको पकड़कर जिसका भी वो दोषी है भारत के संदर्भ में भारत का, उसको देंगे, अपने आप उस सूची से बाहर हो जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, आप दिखाइए कि हमारे यहां से, अगर हमारी धरती से आतंकवाद कोई कर रहा है, अगर जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां से आतंकवादी निकलेंगे, दुनिया भर में आतंक फैलाएंगे, तो यूएनएससी की लिस्ट में उनका नाम होगा, और अगर दूसरा कोई है तो उसका नाम भी आप प्रपोज कीजिए। आजकल तो आपकी अमेरिका से बड़ी गलबैया है। एक खबर और देता हूं आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से प्रदेश की राजनीति में हंगामा हो गया। पटवारी ने बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण जैसे मुद्दों को लेकर हमला बोला। इसी दौरान उन्होंने कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। उनके इस बयान के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से ये बयान वायरल हो गया। इसके अलावा इस बयान से भाजपा नेताओं ने इसे महिलाओं के अपमान का भी मुद्दा बनाया। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है और 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई सारी योजनाएं भी चलाई गई थी, और यशस्वी प्रधानमंत्री तो 33% का अलग से आरक्षण देकर के लोकसभा विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना। अब जीतू पटवारी ये कहते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब जो है कि उसकी खपत है, एक बात समझ में आती है। अब इसमें महिलाओं को क्यों खामखा उनको जोड़ना था? नहीं, ये तो निश्चित रूप से गलत बयान है जीतू पटवारी का, लेकिन इसका इतिहास भी इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि 2015-16 2017-18 के करीब उमा भारती ने इसका विरोध किया था मध्य प्रदेश के अंदर, जब लिकर पॉलिसी लेकर आए थे जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि भाई मध्य प्रदेश में लिकर बैन होना चाहिए और सरकार नए नए तरीके निकाल रही है शराब बेचने के। उमा भारती ने उसका विरोध किया था, और उस समय इस तरीके से एक बयान भी बीजेपी के नेता की तरफ से आया था कि भाई अब प्रदेश के अंदर शराब की खपत बढ़ रही है, अब तो पुरुष तो पीते हैं, महिलाएं भी शराब पीने लगी, खपत बढ़ रही है, तो हमें ज्यादा दुकानें खोलनी पड़ रही है। उसका बड़ा विवाद हुआ था। जीतू पटवारी ने मुझे लगता है उस संदर्भ में कहा होगा, लेकिन ये गलत है इस तरीके से प्रदेश को कहना। आप प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शराब रुके, प्रदेश में महिला ज्यादा शराब पीने लगी, इस तरह का बयान गलत है। इस तरह के बयानों पर मतलब आपत्ति के अलावा क्या कर सकते हैं? मतलब एक जनरल कमेंट है, हो सकता है कि शराब की खपत बढ़ रही है, और उमा जी का जिक्र किया, उमा जी तो बिल्कुल सड़कों पर शराब की दुकानें तोड़ी थी उन्होंने। लेकिन जीतू पटवारी किस सर्वेक्षण के आधार पर कह रहे हैं? कोई सर्वे है, कोई उसके पीछे बेस है? चलिए खैर, अब ये पूछा जाए तो सही बात है। शराब की दुकान तो सरकारें। बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में 1 बजे, ठीक।